तो अब तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के 2 लेक्चर्स पूरे कर लिए हैं। और ये दोनों लेक्चर्स के क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये तीसरा लेक्चर देखना है। और ये तीसरे लेक्चर में जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे पिछले 2 लेक्चर जरूर देखिएगा, वो बहुत अच्छी क्वालिटी में हमने समझाए हैं, पूरे लेंथ पूरे डेप्थ तक समझाए हैं। और उससे अच्छा आपको कंटेंट कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। हमने आपको नोट्स भी दिए हैं, पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स दिए हमने। और आपको जो हमने सेशन की पीडीएफ है वो भी बना के दी है पीपीटी फॉर्म की। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी नोट्स लिखने की। और मेरा नाम है विके जी भैया। और अब हम अपने चैप्टर के तीसरे पार्ट पे आ चुके हैं, जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पीरियोडिक टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल इटसेल्फ है जो हम यूज कर रहे हैं अभी के वक्त पे। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो इसको हमको शुरू करने से पहले हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है, जो हमारे मोजली के वर्क है। हमारे जो एक मोजली नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने हमारे को क्या कहते हैं, एक मिनट, हमारे को एक लॉ दिया था जिसके मदद से हम क्या कहते हैं जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की, उसको और बेहतर कर पाए और अपनी एक न्यू पीरियोडिक टेबल बना पाए जो आजकल चलती है। तो हमारा जो कंसेप्ट है मोजली का, अब हम इसे शुरू करते हैं। When Mendeleev developed his periodic table, we must remember that chemists knew nothing about the atom's internal structure. जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की कोई बात शुरू नहीं हुई थी, जिसकी वजह से किसी भी साइंटिस्ट को एटम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कुल मिला के क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसलिए क्या कहते हैं, हमारे जो मोजली था, मतलब जब हमारी 20th सेंचुरी की बिगनिंग शुरू हुई, however the beginning of 20th century witnessed profound developments in theories about subatomic particles। हमारे जो 20th सेंचुरी की बिगनिंग थी उसमें हमारी कई सारी थ्योरीज आई सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, जिसकी वजह से हमारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स बहुत फेमस हुए। तो उसके बाद जो हमारा 1913 इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी ज्वीन जेफरीज मोजली, जो मोजली का वर्क हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसने दिया था, हेनरी ज्वीन जेफरीज मोजली, ये इंग्लिश फिजिसिस्ट था। इसने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, जिसमें उसने हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए अलग अलग मेटल सरफेसेस पे, और उसको एक्सरेज मिली। जब हम कोई हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं किसी मेटल सरफेस पे, तो हमें एक्सरेज मिलती है। तो हर एक टाइप की एक्सरे थोड़ी अलग टाइप की होती है, उसकी अलग वेवलेंथ अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्या कहते हैं, हमें अलग अलग टाइप की एक्सरेज मिली। तो उससे हमको अभी पता चलेगा कि क्या फायदा हुआ। ये देखिए, तो जो हमारा मोजली था उसने फ्रीक्वेंसी मेजर करी एक्सरे की, जिससे उसे रेगुलरिटीज पता चली। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, उसने अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी, उसके अंदर उसने सिमिलैरिटी चेक करी कि इसे क्या रेगुलरिटी दिखती है एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा में। तो उसको बहुत सारी अलग वैल्यू पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मिल रही थी उसे, अलग अलग एलिमेंट की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा था, अलग टाइप का कलर वगैरह का स्पेक्ट्रम था। तो उसने जब ऑब्जर्व किया कि एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप आ रहा था, there exists a systematic relationship between the frequency of the X-rays emitted and the atomic number of the elements Z। तो उसने ये हमारे को लॉ दिया, लॉ भी नहीं एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया। लॉ अब उसका अगला पॉइंट आएगा जो मोजली ने लॉ दिया था। ये तो इसने मैथमेटिकल रिलेशनशिप दे दिया कि हमारा जो रूट अंडर रूट फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल था जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव हमारी एक टर्म होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर मास, जिसको हम इस लेक्चर के 2 लेक्चर बाद पढ़ेंगे इन डेप्थ। पर एक तरीके से जेड इफेक्टिव का मतलब होता है जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है ना, वो हमारा प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो हमारे क्या कहते हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स पे प्रोटॉन के इक्वल वो फोर्स नहीं लग पाता कि कितने प्रोटॉन है तो नहीं लगेगी। बीच में हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसे शील्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरी वो नहीं मिल पाती। जैसे आप ये देखिए, ये मैंने बना दिया एक एटम, एक मिनट मेरे को एक बार बना लेने दीजिए।
ये अलग अलग लेयर्स है एटम की। हाँ, और अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है पूरा, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सारे में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मान लो। इस इलेक्ट्रॉन पे जो है हमारा क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का जो है अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो हमारे यहाँ खींचे चला जा रहा है। पर जो और बाकी है वो इसको दूर फेंकना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला भी दूर फेंकना चाहता है, ये वाला भी दूर फेंकना चाहता है, जिससे हमारा जो नेट फोर्स था जो लगना था न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन का, जो जेड के प्रोपोर्शनल होता हमारा, वो जेड के प्रोपोर्शनल बचता नहीं है। तो वो क्या कहते हैं हमारा कम हो जाता है, थोड़ा सा लिटिल बिट कम हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की वजह से होता है कि अंदर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर हमारे न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लग पा रही है, क्योंकि वो उसे रिपेल कर दे रहे हैं। जो जिसकी वजह से हमारा जो जेड इफेक्टिव था जेड माइनस बी के बराबर आ गया। तो अंडर रूट वी जो था हमारे जेड माइनस बी के प्रोपोर्शनल हो गया। तो मतलब जेड इफेक्टिव को हमने कोई भी क्वांटिटी मान ली जेड माइनस बी। हम जो बी की वैल्यू है ये भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, और जो ये बी होता है इसको हम सिग्मा की तरह डिनोट करते हैं बाद में जाके जेड इफेक्टिव के फॉर्मूले में। और क्या कहते थे, हमने इसलिए भी सिग्मा नहीं करा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बी से आपको नॉर्मल कांस्टेंट का पता चल जाए। जो अंडर रूट वी आया फिर हमारा 8 टाइम्स जेड माइनस बी आया, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया, जिसकी वजह से अंडर रूट जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी था वो ए जेड प्लस ए माइनस ए बी इंटरसेप्ट के रूप में आ गया। देखिए, तो यहाँ पे हमारा रूट बी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स लिमिटेड है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। तो हमारे को अब क्या कहते हैं अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ देखेंगे अब कैसा दिखता है। ये देखिए अभी भी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया माइनस ए बी, ये 5 का वैल्यू जो है वो हमारी माइनस ए बी के बराबर हो गई। जो हमारा बी होता है वो तो ज्यादातर पॉजिटिव ही होता है, तो हमारा ए जो होगा वो नेगेटिव होगा अगर 5 की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब जो हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो पक्का नेगेटिव है। ये ये चीज हमारे को पढ़ाई नहीं चाहती, पर हम सोच सकते हैं एक तरीके से, कभी कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा कि आपको कि ए की वैल्यू नेगेटिव है या नहीं है, पर जो हमारी बी की वैल्यू है ये पॉजिटिव होती है, ये आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन आएगी एक, जैसे हम अगर कोई भी ग्राफ बनाए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ऐसे टाइप का आता है देखिए, या तो ऐसा होएगा, या तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, अलग अलग टाइप के आएंगे, पर स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ। तो हमारे में जो यहाँ पर है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसको अगर हमने जो ग्राफ में लिया है इसे y लिया है, ये है हमारा y, ये है x, एक मिनट, ये y, ये x, ये m, ये हमारा c कांस्टेंट। तो ये हमारा ग्राफ जो होता है हमेशा y इक्वल टू mx प्लस c का एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो उसका ग्राफ हम ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और अगले पेज पे पूरी स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी ऐसे। यहाँ पे हमने 0 से नहीं लिया है ग्राफ, हमारी y वाली वैल्यू 5 से शुरू होती है, और अंडर रूट वी इंटू 10⁻⁸ सेकंड इनवर्स का ग्राफ वर्सेस z का ग्राफ हमने देखा है। आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, क्योंकि वो कोई आज तक कभी नहीं पूछी गई और नहीं पूछी जानी, क्योंकि ये तो रटने की चीज है इतनी ज्यादा कि कोई रट ही नहीं पाए। पर हमको ये देखना है कि जब हमने इसका एटॉमिक नंबर z के साथ ग्राफ बनाया अंडर रूट वी का, देखिए, तो ये करेक्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है एकदम, हल्का सा भी कुछ फर्क नहीं है। और जब हमने यहाँ पे करी रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ, जैसे हमारे क्या कहते हैं एटॉमिक मास को एक फिजिकल प्रॉपर्टी माना जाता है पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग, तो देखिए ऐसे गया पहले ग्राफ पर, फिर हल्का नीचे गया, फिर सीधा गया, फिर सीधा सीधा,
फिर अचानक से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर वापस से नीचे। कितनी इरेगुलरिटीज आ रही थी। ये मैं मानता हूँ ये अप्रोक्सीमेटली आप इसे कहेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, पर जब हमारे पास और एकदम प्योर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हम अप्रोक्स वाला की क्यों देखेंगे। अप्रोक्स तो भाई हम जब देखते हैं जब हमारे को कुछ पता ना चल रहा हो। यहाँ पे तो हमको एकदम करेक्ट स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो हम यहाँ पे हम अपने करेक्ट स्ट्रेट लाइन लेंगे और अब हम इसको सही ग्राफ मानेंगे कि ये तो ज्यादा बढ़िया है। ये एटॉमिक मास के साथ तो इरेगुलरिटीज आ रही है, तो हमारा जो पीरियोडिक लॉ था उसको हमने फिर चेंज किया कि वो हल्का हल्का बीच में इरेगुलर हो रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का, उसमें ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं थी, बहुत अच्छा था टेबल, पर बीच बीच में छोटी छोटी इरेगुलरिटीज बहुत सारी थी उसमें। जैसे कि आपने याद देखा होगा कि 4 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास ऊपर नीचे हो रखे हैं, वो इरेगुलरिटीज कर रहे थे, ऐसी ही अलग अलग चीजों से इरेगुलरिटीज हो रही थी उसमें थोड़ी, कि आपने एटॉमिक मास को लिया था। तो उसमें ये भी दिक्कत आ रही थी आइसोटोप्स की, तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास लेने की सोची, तब भी हम बिल्कुल करेक्ट उनको लगा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें तब भी दिक्कत आ रही थी। तो हमारा हमने देखा कि जब हम एटॉमिक नंबर को ले रहे हैं तो कतई सीधी लाइन आ रही है, कोई इरेगुलरिटी ही नहीं, तो क्यों ना इसको ही ले ले। तो इसके साथ हमारा मोजली ने ये ऑब्जर्व करा, Moseley's experiment observed that root v versus a graph is somewhat not a straight line, whereas under root v versus z graph is a straight line. इसको v नहीं म्यू कहते हैं, मैं कभी कभार v कह देता हूँ क्योंकि थोड़ा v सा लगता है, इसलिए आप प्लीज परेशान मत होइएगा, ये म्यू है। He thereby showed that the atomic number is a more a fundamental property of an element than an atomic mass. जिससे हमें पता चला कि एटॉमिक नंबर एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास से, and said that a proper sequence for the criteria of periodic arrangement on that of atom was not atomic weight but an atomic number. तो उसने कहा कि ये नहीं कहा कि उसकी एटॉमिक वेट बिल्कुल गलत तरीका है, उसने कहा हम इसे स्लाइट फर्क करके थोड़ा और हल्का अच्छा बना सकते हैं, ना ज्यादा फर्क पड़ा ना बिल्कुल जीरो फर्क पड़ा, थोड़ा सा फर्क पड़ा, जिससे हम आपको थोड़ी सी चीजें ज्यादा समझ आने लगती टेबल से। अगर आपके अगर ये वाले प्रॉपर्टी भी अगर नहीं पता चलती तो कोई दिक्कत नहीं होती, मेंडलीव का टेबल बहुत बढ़िया क्वालिटी का था कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी अड़चन ज्यादा। बस ये उसने बता दिया कि मोस्टली ने ऐसा करते हैं तो वो अच्छा टेबल बन गया हल्का सा, नहीं तो ज्यादा फर्क नहीं है। The physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number other than atomic mass. ये हमारे मोजली ने अपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बताया, तो हम इसे मोजलीज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारा बहुत पेपरों में पूछा जाता है, मोजली का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और नॉर्मल पीरियोडिक लॉ में क्या फर्क है। आज तक जेईई में नहीं आया पर हो सकता है आ जाए, और इतने पेपरों में पूछा जाता है। तो अपनी दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ हम आ गए अपनी दूसरी स्लाइड पे, क्लियर और ड्राइंग्स, और जब अपने टूल लिया, so now the non elements are further arranged in increasing order of the atomic number। तो हमारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको डालने की सोची, और ये भी देखा कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल, मैजिक नंबर्स कहते हैं इंटरवल्स को, 2, 8, 18, 18, 32, 32 में हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आ रही थी कि रिपीट हो रही है। तब हमारा टेबल बना नहीं था, बस हम चेक कर रहे थे कि कितने में रिपीट होंगी, उसके हिसाब से हम टेबल बनाए एटॉमिक नंबर पे। तो उसने हमने देखा हमारे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 पे हमारी प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पीरियोडिक टेबल बनाने की सोची गई। तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड ड्यू टू रिपीटिशन इन द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो जो हमारे जो एलिमेंट्स थे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, वो इनकी इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी क्योंकि वो रिपीट हो रही थी ड्यू टू रेपिटेशन इन देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेम थी, जिसकी वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी। पर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आने के लिए हमारे जो नंबर्स थे जो रेगुलर इंटरवल पे आने चाहिए थे, वो हमारे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 थे, और इन्हें हम मैजिक नंबर्स कहते हैं। मैजिक नंबर्स कहते हैं, इस पूरी पैरा में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैजिक नंबर्स कौन से होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ये तो नॉर्मल बात है कि हमने ऐसे ऐसे अरेंज करा।
तो मैजिक नंबर्स हमें याद रखने की हम इन्हें मैजिक नंबर्स कहते हैं और ये 2 8 8 18 18 32 32 होते हैं। ये कभी कभार स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मिक्स करके सवाल पूछते हैं मैजिक नंबर से। दिस ऑब्जर्वेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो ये ऑब्जर्वेशन थी ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेसिस बनी। तो क्या कहते हैं, द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड, जो हमारी ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी मोज़ेली ने बताई, इससे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की सोची गई। द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड important analogies among the 94 naturally occurring elements. Neptunium, plutonium like actinium and protactinium are also found which plan and ore of uranium. तो जो हमारा पीरियोडिक लॉ था उसमें हमारे जो 94 नेचुरली एलिमेंट्स थे उनके बारे में हमारे को बहुत खास खास प्रॉपर्टीज बता पाया कि इतने इतने इंटरनल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो हमारा पिच ब्लेंड होता है वो यूरेनियम का और होता है, उसमें एक्टिनियम और प्रोटैक्टिनियम होता है हमें पता था, पर उसकी वजह से हमें ये भी पता चला कि उसमें नेप्ट्यूनियम और प्लूटोनियम होता है। पहले हम नेप्ट्यूनियम प्लूटोनियम को उसमें नहीं ढूंढ पाए थे, पर हमने जब देखा कि इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है तो देखते हैं क्या पता वो नेप्ट्यूनियम प्लूटोनियम उसमें मिले। तो वो हमको उस पिच ब्लेंड के ओर में पाए गए यूरेनियम के ओर में। It stimulated renewed interest in organic chemistry and has carried into the present. एक मिनट माउस हैंग हो गया। It stimulated renewed interest in organic chemistry and has carried into the present by creating artificially produced short-lived elements. इसी चीजों की वजह से हमारे को नए एलिमेंट्स बनाने की आर्टिफिशियली समझ आई कि हम कैसे बना सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट करके शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज हम बना पाए एलिमेंट्स की। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही देखनी है। जो हमारा नील्स बोर था, हमारे जो मोज़ली थे उनने हमारा पीरियोडिक टेबल नहीं बताया, उनने बस ये बता दिया कि हम ऐसे टेबल को बना सकते हैं। उनका टेबल से कोई मतलब ही नहीं था, वो ये सब काम करते नहीं थे। उनका काम था मेन क्वांटम मैकेनिक्स का, तो उन्होंने क्वांटम वाला पार्ट सारा बता दिया। हमारे जो नील्स बोर थे वो हमेशा से एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम करते आए थे, और तो क्या कहते हैं उनको लगा कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो भाई हम ही बना कर देख लेते हैं। तो हमारा नील्स बोर था जिसने हमारा बोर मॉडल बनाया था, तो उसने ये सजेशन लिया ऑफ मोज़ली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और उसने एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना दी जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो हमारा जो वो टेबल था वो मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड है आजकल, और तब भी बना था मोस्ट वाइडली यूज्ड क्योंकि हमारा नील्स बोर बहुत फेमस साइंटिस्ट था तो उसकी थ्योरी को इजीली एक्सेप्ट भी किया गया था। तो जो हम एक बार हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं फिर उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को देखते देखते हम चेक करते रहेंगे कि सही है गलत है, ताकि आपको एक एक प्रॉपर्टी टेबल में देख के समझ आए। पहले मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको। तो हम पहले देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटन इन इट। तो देखते हैं ये हमारी पीरियोडिक टेबल, ये हमारी एनसीईआरटी से ली गई है हमारे द्वारा, पर हमारी एनसीईआरटी की टेबल जो है बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे टाइप के वो डिस्कस्ड है ऑर्गेनिज्म तक। तो देखिए ये एस ग्रुप है, ये डी ग्रुप है, ये पी ग्रुप है, ये एफ ग्रुप है। ये हमारे जो एस आई जी ई ए एस एस पी टी ई पी ओ ए टी है ये हमारे सारे मेटलोइड्स हैं। ये एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम टिन थैलियम प्लेड बिस्मथ ये सारे हमारे मेटल्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल है हमारे हमारे जो ये वाले एलिमेंट्स है इस ब्लॉक के मेटल्स हैं ये सारे, और जो हमारे ये सारे ये हमारे नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। और ये वाले भी हमारे एलिमेंट्स मेनली मेटल्स में ही आते हैं। कुछ की प्रॉपर्टीज हम जानते नहीं है पर हम उनको मेटल ही मानते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज मेटल जैसी आनी चाहिए थी इनके अंदर भी, क्योंकि अभी तक वो ज्यादा मात्रा में निकल नहीं पाते। तो हम एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसे हम पीरियड कहते हैं। तो हम देखते हैं कितनी कितनी है, गिनती पूरी होनी चाहिए क्योंकि हमेशा तो ये देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। और हमारे 7 पीरियड्स होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारा हुआ 1। हाइड्रोजन और हीलियम एक पहले पीरियड में आते हैं, पर हाइड्रोजन की हमारी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है जैसे मेंटली में, वैसे यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसे बीच में डाल रखा है, कहीं नहीं डाला इसे कि इसके कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। कुछ टेबल वाले इसको यहाँ पे डाल देते हैं कि ये सिमेट्रिकल हो जाएगा हीलियम की तरह, तो अच्छा लगेगा, वरना इसको तो हम फिक्स पोजिशन देंगे ही नहीं। बीच में रखना सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं कह रहा था एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी है। तो इसके अंदर दूसरी पीरियड ये वाली होगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये हमारी सारी पीरियोडिक टेबल की पीरियड्स और ग्रुप्स हो गए। अब आप अगले थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी कवर करने हैं, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम ही है। आप ज्यादा देर तक, मैं इसको पता है कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। Elements having similar outer electronic configuration in atoms are arranged in the same group or family। ये तो हमने पीछे भी डिस्कस करा था कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगी आउटर वाली, वो सेम ग्रुप में होंगे, मैजिक नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होंगे। 2 8 8 18 18 32 32। तो हम 2 8 8 18 18 32 32 एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए इसमें स्पेशल है नहीं। तो देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन आया यहाँ 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 पे हमारा हीलियम आया, इसके बाद ये 8 के बाद 10 आया। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया तो इसके बाद 2 पे आया, फिर 8 पे आया, फिर 8 पे आया 19, फिर ये 32 पे आया, 32 नहीं 18 पे आया, फिर ये 18 पे 55 आया, 32 पे 87 आया। ऐसे ऐसे मैजिक नंबर चल रहे हैं हमारे। देखे ना, ये 1 है, 1 से 3 2, 3 से 8 11, 11 से 19 8, 19 से 37 18, 37 से 55 18, 55 से 87 32। ये हमारे मैजिक नंबर चले जा रहे हैं कि इतने इतने के बाद हमारे सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट आए जा रहे हैं। जब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं इसी के साथ, शेल नंबर इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आती है, तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे शेल नंबर सेम आते हैं आखिर में हमेशा। तो जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, तो हमारे जो इसके अंदर है हाइड्रोजन की 1s1 है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट 1s शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, सेवेंथ शेल। बट जो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला एस वाला है, वो सारे S1 है, तो इसलिए ये शेल नंबर हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं इसी के साथ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, हम इसे IUPAC IUPAC कहते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन है ये प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, जो रिकमेंडेशंस देती है हमारे केमिस्ट्री के बारे में। जब हमारे को हमने कोई रिसर्च करी तब उन्हें बताना पड़ेगा कि हमने करी है, ताकि वहां पे वो क्लेम हो जाए कि हमने करी है, ये हमारे नाम पे वो रिसर्च कहलाए। अगर आपने नहीं करा, ऐसे ही कहीं भी बांटते रहे, तो वो कोई और वहां पे क्लेम करके अपनी थ्योरी कह सकता है उसे, फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये थ्योरी तो मैंने बनाई थी, कितने ही प्रूफ दिखा लीजिए। The groups are numbered from 1 to 18, replacing the older notation of 1A to 7, 8, 8, 1B to 7B and 0। ये 1A, 7A, 1B, 7B, 8, 0 ये बड़े बेकार नोटेशंस थे, तो इनका 1 to 18 कर दिया इनने, जो 18 ग्रुप्स हमने पढ़े थे। In this form of periodic table, 14 elements of both 6th and 7th period, lanthanoids and actinoids respectively, are placed in separate answers at the bottom। तो हमारे जो 14 एलिमेंट्स हैं लैंथेनोइड्स के और एक्टिनोइड्स के, जो हम टेबल में देख ही सकते हैं, वो हमारे नीचे लगाए गए हैं। उनको हमने साथ में रखा ही नहीं एलिमेंट्स के। ये वाले देखे, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारे हमारे जो हैं इनको हमने नीचे रख रखा है पीरियोडिक टेबल से अलग।
तो ये वाले की बात हो रही है कि इनको हमने अलग डाला है क्योंकि हमारा टेबल बहुत बड़ा हो जा रहा था वरना उसके साथ। तो चलिए इसी के साथ अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब और क्या बता इसके बारे में, क्या अलग है ये तो हम रटेंगे ही, और क्या कर सकते हैं इसमें। रटेंगे भी क्या, समझ ही आ जाता है इतनी बातें एक बार देखने के बाद। टेबल इन अ पर्टिकुलर पीरियड शेल नंबर इज कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो हमारा शेल नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। जो जो हमारा शेल नंबर होएगा, शेल शेल सेल नहीं कह रहा, शेल कह रहा हूँ। तो हमारा जो शेल नंबर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। या अभी हम दिखाते भी हैं आपको। देखिए हम कौन सी पीरियड ले ले, मान लेते हैं हमने पीरियड ले ली है थर्ड पीरियड। नीचे वाली को आपको समझने में अभी थोड़ी दिक्कत आएगी, वो आपको तीसरे लेक्चर और इसके थर्ड लेक्चर के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। 5वें 6ठे 7वें में भी देखना। अभी हम थर्ड को ले लेते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए 3s1 है, 3s2 है, 3s2 3p1 है, 3s2 3p2, सब में थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में थर्ड ग्रुप है, मतलब थर्ड वो शेल है। तो वो शेल नंबर कांस्टेंट है। चलो हम अगले में भी बता देते हैं क्योंकि इसमें भी इतनी कोई दिक्कत नहीं, बाकी में भी बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी हम डिफरेंस बता ही देते हैं। जैसे 6 ले लो आप, तो 6s1 6s2 5d1 6s2, हमको हाईएस्ट वाला देखना होता है, वो हमारा 6 के ही बराबर है। तो हमारा शेल नंबर 6 खुल चुका है और वही चल रहा है। पहले वाले भरते हैं वो आपने स्ट्रक्चरल पैटर्न में पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप अभी देखते रहिए, आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा परेशान होने की। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही चैप्टर डिस्कस करेंगे। आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की भी पीडीएफ में बना चुका हूँ बहुत सारी, तो आप वो जल्दी जल्दी आती रहेंगी। और अब अगली जो 3 क्लासेस होंगी वो एक एक या दो दो दिन के गैप में मैं डालता रहूंगा, क्योंकि मैंने वो एक साथ बना ली है। अब पहले थोड़ी धीरे धीरे बन रही थी, अब थोड़े काम तेजी से होने लग गए हैं। आप अगर और प्यार दिखाएं तो मैं अपना स्टाफ बढ़ा सकूंगा, ताकि आपकी वजह से, ताकि हम और जल्दी जल्दी वीडियोस डाल सके। तो आप अपने फ्रेंड्स को बड़ा अच्छे से शेयर करिए इस वीडियो को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब पढ़ते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। The first period contains only 2 elements and the subsequent period consists of 8, 8, 18, 18, 32, 32 elements। ये तो आपने periodic table में खुद भी ऑब्जर्व करा होगा कि पहले में बस 2 है, दिखाते रहता हूँ मैं, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इन सब चीजों में भी। पहले में बस हाइड्रोजन हीलियम, फिर इसमें 8 आ गए, इसमें भी 8 आ गए, इसमें 18 हो गए, 10 और जुड़ गई है डी ब्लॉक के, इसमें भी 18 हो गए। ये यहाँ सी एस बी है, लैंथेनम सेरियम ऐसे, फिर बाद में हाफनियम से शुरू होके ये 32 हो गए। इनमें और और 14 जुड़ गए, जो ये ऐसे यहाँ 32 होंगे। तो चलिए अब अगले पे चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, रटने नहीं है, और ये आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए, क्योंकि ये रटोगे तो भाई तुम आगे की इनऑर्गेनिक रट ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत रटने को है। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तुम्हें, ताकि आगे के भी आप आराम से अंडरस्टैंड कर सको। द 7th पीरियड इज नाउ कंप्लीट। जो हमारी 7th पीरियड थी वो अभी अभी थोड़े वक्त पहले ही हमारी कंप्लीट हुई है, 3-4 साल पहले ही। नहीं तो पहले हमारी इनकम्प्लीट पीरियड थी, इसमें 2-3 एलिमेंट हमारे थे नहीं, पाए नहीं जाते थे वो। उनको अभी भी हमने बस सिंथेसाइज किया है, पाए तो अभी भी नहीं जाते, पर वो सिंथेसाइज हो गया, वो भी बस एक बार हुए हैं, वो भी बिल्कुल 1-2 एटम्स हुए हैं। तो इस वजह से अब जाके पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हुई है। जो 6th-7th पीरियड है, अब उसके अंदर दोनों में थ्योरेटिकली मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट आ चुके हैं। तब हमारी जो 8th पीरियड के एलिमेंट होंगे वो अलग होंगे, 7th में हम नहीं डालेंगे उन्हें। तो हमारे 32 एलिमेंट आ गए हैं। ये कितने मार्क्स हो सकते थे, हमने क्वांटम नंबर से निकाले थे। तब हमारी सारी पीरियड्स कंप्लीट है। अब 8वीं पीरियड के एलिमेंट भी लोग बनाने लग रहे हैं। मेरे को तो बेवकूफी लग रही है, जब पहले के अच्छे से नहीं बन रहे, कि उनके एक एक एटम्स आ रहे हैं, उन्हीं को डिस्कवर करके कुछ हो रहे साइंटिस्ट। या तो पहले उनका कोई अच्छा तरीका निकालो कि इजीली यूज भी हो सके। पर चलो, साइंटिस्ट का काम है डिस्कवरी करना। तब हम अगले नोट पे चलते हैं। जिलेन टी सीबोर्ग वर्क in the middle of the 20th century, starting with the discovery of plutonium in 1940। 1940 में डिस्कवरी हुई थी प्लूटोनियम की, जो जिलेन टी सीबोर्ग ने करा था डिस्कवर 20th सेंचुरी में। उसने उसके बाद सारे ट्रांस यूरेनियम मेटल्स, कई सारे ट्रांस यूरेनियम मेटल्स जो 94 से लेके 102 तक हैं,
वो उसने डिस्कवर करे, जिसकी वजह से हमारी पीरियोडिक टेबल को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ा हमें, क्योंकि तब हमारे एक्टिनोइड पाए नहीं जाते थे। तो वो पहली बार इसी ने बताए थे ज्यादा हमें सारे एक्टिनोइड, जिसकी वजह से एक्टिनोइड्स को लैंथेनोइड्स के नीचे डाला गया। ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे पहले लैंथेनोइड्स कैसे डालने हमारे डिस्कस हो चुके थे। तो इन 1951 सी वॉल्च वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। सी वॉल्च के लिए इसके लिए नोबेल प्राइज मिला अपने काम के लिए, और एलिमेंट 106 को उसका नाम दिया गया सी वॉल्चियम, उसके होनर में। The arrangement of A and B subgroup is different from that in the modified form of Mendeleev periodic table. जब हमारी Mendeleev periodic table थी, उसमें आपको याद होगा कि हमने एक ग्रुप उनको दिया था नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को, और बी ग्रुप ट्रांजिटिव एलिमेंट्स को दिया था, याद हो तो। पर यहाँ पे हमारा उल्टा है, यहाँ 1A 2A 3A 4A 5A 6A लाइन से चलते हैं, 8 आ गया, फिर यहाँ 1B 2B 3B 4B 5B 6B चल रहा है, 7B 8 0। पर हमारे जो मेंडलीव का था उसमें उल्टा था, जो हमारे ये वाले थे, ये 1A थे 2A थे, फिर यहाँ हमारे 3A शुरू हो गए, फिर 4A शुरू हो गए, फिर 5A शुरू हो गया, ऐसे चल रहे थे। ये तो बी, ये तो हमारे क्या कहते हैं बी में आ रहे थे, सारे के सारे बी में आ रहे थे। ये 1B हो गया 2B हो गया, ये 3B में आया था स्काइडा, याद होता आपको। ये 4B में आया था, सही से देख लेना, प्रोडक्ट टेबल जरूर दिख जाएगा आपको, मैंने पीडीएफ के लिंक में डाल रखे नोट्स के, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो पर हमारे इस वाले टेबल में इसको थोड़ा नॉर्मल किया गया, क्योंकि हमारे को लाइन से याद करने में दिक्कत होती है। अभी हम आराम से 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8 1B 2B 3B 4B 5 6 7B 0, ये मैं सोचेगा मैंने आसान करने के लिए करा है, ये हमारे IUPAC ने खुद कहा है, और ये उनने अब कह दिया तो अब वही माना जाएगा। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, पर ये यही मैंने इसको लिखा हुआ है कि बाद में नोट्स में आपको मिल जाए, वरना तो मैंने आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा है जितना लिखा है, क्योंकि इस बात को लिखना थोड़ा डिफिकल्ट था, तभी मैंने पूरा अच्छे से लिखने की कोशिश करी है। तो जो हमारा ग्रुप 3 था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सारे ग्रुप नंबर 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब वो कैसे भाई? जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसमें 4 हैं, 14 लैंथेनोइड्स हैं, 14 एक्टिनोइड्स हैं, तो मतलब 32 एलिमेंट्स है उसमें टोटल। हमारे जो 14 लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स हमने नीचे लिख रखे हैं ना, तो हकीकत में यही है, यहीं पर डाल रखे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि लैंथेनोइड सेरियम प्रेसिडोडाइमियम ऐसे चल के लुटेनियम तक फिर हाफनियम आता है, तो ये सारे यहीं पे है। लैंथेनोइड, लैंथेनम और एक्टिनियम ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, और जो इसके बाद ये वाले नीचे लिखे हैं इनके बाद के लिए, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। तो ये जो 14 है ये एफ ब्लॉक वाले, ये 14 एफ ब्लॉक वाले 28 हो गए, यहाँ 4 ये डी ब्लॉक वाले, ये हमारे 32 हो गए, हमारे पूरे 32 एलिमेंट है थर्ड ग्रुप में। ये अच्छे से याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा ग्रुप नंबर 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या कहते हैं, एक मिनट, ये माउस पहले खराब हो लेता है पढ़ाते वक्त ही। ये जो स्कैंडियम है, डिट्रीबियम है, लैंथेनम है, एक्टिनियम है, ये चारों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कई किताबों में LA लिख देते हैं, और तो बच्चों को लगता है कि LA भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा जो लैंथेनम है वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो सेरियम से ल्यूटेनियम है वो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो एक्टिनियम हमारा, जो एक्टिनियम है वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, थोरियम से लोरेंशियम हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसी के साथ हम अगले चीज देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ज्यादातर थ्योरी तो खत्म हो गया, टेबल दिखाने रहते हैं। पीरियोडिक टेबल विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आपने देख ली है। इसके बाद जो थोड़ा बहुत और देख भी लेते, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है इस ब्लॉक वाले, ये 13 to 17 वाले रिप्रेजेंटेटिव है, ये नोबल गैस है, ये हैलोजेंस है, ये वो एक मिनट में आपको बताता हूँ इस अगली स्लाइड में, मेरे को थोड़ा याद सा नहीं आ रहा। ये अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये वाले क्या कहते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। और हाँ हाँ, मेरा डाउट क्लियर हो गया, देख लिया। ये देखिए, ये हैलोजेंस है,
ये क्या यार, ये माउस भी, ये हैलोजन से ही सारे, ये चाल्कोजेन से हैं, उससे टेपो वाले, ये पेनिक्टोजेन से है, ना पैसा सब बिकारी मिटमैक। ये हमारे हाइड्रोजन और अल्कली मेटल है, हाइड्रोजन अल्कली मेटल में नहीं आएगा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं आएगा, ये याद रखने की बात है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। ये यहाँ पे इनके सारे एटॉमिक मास वाली टेबल है, ये इनमें सबके एटॉमिक मास दिए हुए हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी। ये वाले के साथ हमारा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल खत्म होता है। हमने एक फ्यूचर एक्सटेंशन का टॉपिक डाला है, ये हमारा वैसे तो ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर ये हमारे क्वेश्चन को बहुत हेल्प करता है, ये एक बहुत अच्छा टूल है। जो हमारा फ्यूचर एक्सटेंशन बियॉन्ड द 7th एलिमेंट, 7th पीरियड लिखना था, पीरियड एलिमेंट, ये मैंने गलती लिख दिया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स थे हम डिस्कवर करेंगे फ्यूचर में, जो हमारे 8वीं पीरियड के एलिमेंट्स होंगे वो हम फ्यूचर में डिस्कवर करेंगे, पर हमारे को तब टाइम वेस्ट नहीं करना कि इनको कैसे अरेंज करें। तो अभी तो हमारे डिस्कवर होने बहुत लेट है, शायद से अभी तो होने के चांस ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, दिखेंगे अभी तो पहले 2 एलिमेंट्स डिस्कवर होने के ज्यादा जल्दी चांस रहेंगे, तो उनको तो हम इजिली एस ब्लॉक में डाल देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि और सबको कैसे डालना है, और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टू बी डिस्कवर्ड के फॉर्म में, तो उनको इजीली आप टैकल कर सके क्वेश्चन को, तो इसलिए हमने ये वाला टॉपिक डाला है। तो अब देखते हैं, पहले ड्राइंग्स को क्लियर कर दो। ये सारे हमारे एलिमेंट्स के नंबर है, हमने मतलब ये जो है पीरियोडिक टेबल ये मैंने नहीं बनाई है, साइंटिस्टों ने बताया कि 1 से लेकर 172 तक के एलिमेंट्स को कैसे डाला जाए। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन तक तो हमारी नॉर्मल टेबल ही है, तो फिर 119 से हमारे को देखना है मेन। तो 119 इधर, 120 इधर, 121 हमारे जी ब्लॉक में आ गया, 22 भी, 3 4 5, वही 121 जो हमारा वो डी ब्लॉक में ही आएगा, डी में ही आएगा ये वाला। जैसे हमारे लैंथनम और एक्टिनियम है, ये हमारे डी में ही आएंगे। तो ये 122 हमारा जी में, 123 जी में, 124 125 126 127 128 129 130 138 तक ये सारे 5G वाले ऑर्बिटल के जी ब्लॉक में आएंगे हमारे। ये अलग लाइन बना दी हमने। फिर 138 के बाद फिर ये 139 और 140 इधर आएंगे। फिर 140 के बाद हमारा डी ब्लॉक शुरू हो जाएगा, उससे पहले हमारे थोड़े पी ब्लॉक के अंदर भर जाएंगे पहले तो, क्योंकि हमारा पी ऑर्बिटल शुरू होता है उसके अंदर एनर्जी वाइज। फिर 141 142 143 140 फिर 155 तक हो जाएगा। फिर 156 से हमारा डी ब्लॉक वापस भरेगा 164 तक। 164 तक भरने के बाद जो हमारा 165 है वो कहाँ है, 160 हमारा 165 पे हमारा वापस से एस ब्लॉक भरेगा, क्योंकि शायद जब हमारा है 9s वाला ऑर्बिटल शुरू हो जाएगा तो 166 तक चलेगा, फिर वापस हमारा पी वाला शुरू हो गया 161 168 169 170 171 172। यहाँ पे हमारा 8p वाले खत्म होगा, हमारा 8 पीरियड इससे पूरी होगी, और उसमें 9th पीरियड पहले ही स्टार्ट हो जाएगी 8 पीरियड पूरा होने से पहले। तो हमारी 8th पीरियड बहुत लंबी होगी, देख लीजिएगा आप, क्योंकि उसमें हमारी पहले 9th पीरियड शुरू कर देगा, 8th पीरियड तो बाद में देखी जाएगी। इसलिए चलिए इसी के साथ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई डाउट हो तो। और इसी के साथ हम आज का टॉपिक पूरा करते हैं, और हम अब अगली जो क्लास डालेंगे वो इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मिनोमिक्स की डालेंगे। जैसे बाबा अली गए, थैला लेके काशी गए संत फकीर, ना पैसा सब भिखारी विद मैट, हीना नीना और करीना जीती रहना, टीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटी मांगे काश टूटे पापड़ा जी, ये हम अच्छे से प्यारी स्लाइड बना के एक्सप्लेन करेंगे आपको, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ हमारा अगले जो क्लास होगी वो मिनोमिक्स को होगी पूरी की पूरी, उसको प्लीज आप बहुत प्यार दीजिएगा, और इस वाली वीडियो को भी बहुत प्यार दीजिएगा। और इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं, इसी के साथ हमारी वीडियो का दी एंड होता है।